देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे विश्वसनीय कोरोना समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में आज हमने अपना एक जांबाज पुलिस अफसर खो दिया है। कोरोना से लुधियाना के ACP अनिल कोहली की मौत हो गई है। इसके अलावा इंडियन नेवी तक भी कोरोना के वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि अभी भी देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना योद्धाओं पर हमले जारी हैं। इंदौर से लेकर मेरठ तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि यूपी सरकार के ऑपरेशन बस से बिहार में सियासत क्यों गर्म हो गई है। शुरू करते हैं 100 सेकंड में हर खबर, न्यूज की दुनिया का नया सफर। आज कोरोना बुलेटिन की शुरुआत दुख भरी खबर के साथ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए पंजाब के लुधियाना शहर के ACP अनिल कोहली की मौत हो गई है। 13 अप्रैल को अनिल कोहली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ACP की पत्नी और उनके ड्राइवर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार ACP के परिवार के साथ है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने एक जाबाज पुलिस अफसर को खो दिया। ये दर्दनाक खबर पंजाब के लुधियाना से आई है, जहां कोरोना के शिकार हुए ACP अनिल कोहली का निधन हो गया। ACP अनिल कोहली पिछले कई दिनों से इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। ACP अनिल कोहली 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये बताया जा रहा है कि ACP अनिल कोहली की हालत गंभीर थी और वेंटिलेटर पर थे। पंजाब में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के इलाज की मंजूरी के बाद इसका सबसे पहला प्रयोग ACP अनिल कोहली पर होने जा रहा था। लुधियाना के अस्पताल में ACP के प्लाज्मा ट्रीटमेंट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उनके लिए एक प्लाज्मा डोनर का भी इंतजाम हो गया था, लेकिन इसके पहले ही अनिल कोहली को प्लाज्मा थेरेपी दी जाती, वो दुनिया छोड़कर चले गए। ACP के संपर्क में आए 3 और लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ACP के संपर्क में आए लोगों पर भी खतरा। ACP अनिल कोहली की पत्नी, एक सब इंस्पेक्टर, ACP का ड्राइवर। ACP कोहली के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लुधियाना के थाना दरेसी, बस्ती जोधेवाल और सलीम चाबरी के SHO समेत 24 पुलिस मुलाजिमों को चेकअप किया गया। 15 पुलिस कर्मियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इनको होम क्वारंटाइन किया गया। शुक्रवार को ही लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बताया कि ACP के संपर्क में आए लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और अब सभी को क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। इन्हें सारे 26 सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है, जिहदे 3 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं तो बाकी नैगेटिव हैं सारे। ਜਿਹੜੇ 3 पॉजिटिव है, एक तो उन्होंने वाइफ है, एक साडे SHO है, एक उन्होंने ड्राइवर सी। कहा यह भी जा रहा है कि ACP अनिल कोहली लुधियाना में फल सब्जी की दिक्कतों को देखते हुए अफसरों के साथ सब्जी मंडी गए थे और वहीं से अपने साथ कोरोना का संक्रमण ले आए। पंजाब में कोरोना से ये 16वीं मौत है और कोरोना मरीज की संख्या 200 पार कर चुकी है। पंजाब के 22 में से 19 जिलों में कोरोना पैर पसार चुका है। मुंबई नौसैनिक बेस के INS आंग्रे में तैनात 21 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। इनमें से 20 नौसैनिक हैं और 1 कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि इन सभी को एक ही सोर्स से इन्फेक्शन हुआ है। कोरोना वायरस अब धीरे धीरे सेना में भी अपने पैर पसार रही है और पहले जहां आर्मी के जवानों में इसका संक्रमण देखने को मिला था, वहीं अब नौसेना में भी कई मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस ने भारतीय नौसेना को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में मौजूद INS आंग्रे में 21 नौसेना के नाविक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें आनन फानन में नेवी के कोलाबा स्थित अश्विनी अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। आर्मी के बाद नौसेना में संक्रमण का ये पहला मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। नेवी के मुताबिक ये सभी एक नाविक के संपर्क में आए थे। 7 अप्रैल को किए गए टेस्ट में ये नाविक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि नौसेना का कहना है कि अभी तक ये संक्रमण जो है वो बाकी किसी सबमरीन या शिप पर नहीं फैला है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि 21 नौसेना के जो नाविक हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में INS आंग्रे को सील कर दिया गया। आनन फानन में जो भी लोग उस पर मौजूद थे, जो हाई रिस्क पर हैं और जिनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है, उनको भी क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। INS आंग्रे के 21 नाविकों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। 7 अप्रैल को संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद 20 नाविकों को भी कोरोना संक्रमण हो गया। इस खबर के बाद सभी नाविकों को नौसेना के अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया। नौसेना में संक्रमण फैलने के बाद अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये सभी नौसैनिक ड्यूटी के दौरान आखिर कहां गए थे और कितने लोगों के संपर्क में थे। घटना के बाद सभी आवासीय ब्लॉक्स को भी सील कर दिया गया है। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में मौजूद INS आंग्रे वेस्टर्न नेवल कमांड का एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक बेस है। समुद्र तट पर बने INS आंग्रे से कुछ ही मीटर की दूरी पर कई सारे युद्धपोत और पनडुब्बियों का भी ठिकाना है। INS आंग्रे में नौसेना का कोरोना से संक्रमित हो जाना अपने आप में चिंता पैदा करने वाली खबर है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के आधार पर खुलासा किया है कि देश में कोरोना के कुल मरीजों में 29.8% मरीज जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में 63% केस जमातियों के हैं और यूपी में ये आंकड़ा 59% का है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। असम में 35 केसेस में से 32 केसेस यानी कि 91% केसेस, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेस यानी कि 83% केसेस का सेम लिंक पाया गया। इस इवेंट को मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलाह के अनुसार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना है, हमें सबको मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें, डिजीज मैनेज करने के लिए लॉकडाउन से संबंधित डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। यूपी में कोरोना के संदिग्धों को खोज निकालने के लिए ऑपरेशन जमात चलाया गया है। 100 सेकंड में देखिए संक्रमण को मिटाने वाली मुहिम। कोरोना के जमात वाले संकट के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मरकज से निकले तबलीगी जमात के लोगों को तलाशने के लिए यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने आदेश दिया था, जिसका आज लखनऊ में अच्छा खासा असर देखने को मिला। लखनऊ के कई इलाकों में जमात के लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया गया। इससे पहले यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा था कि उन सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा जिनका लिंक तबलीगी जमात के मरकज से मिल रहा है। यूपी पुलिस का यह कहना है कि उसने तमाम माध्यमों से जमात के लोगों तक जानकारियां पहुंचाई हैं कि जो भी लोग जमात के संपर्क में रहे हैं वो सामने आ जाएं और अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर उसे छिपाने की बात पता चलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के 48 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। यूपी के कुल कोरोना मरीजों में से 50% ज्यादा मरीजों का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। शुक्रवार को यूपी के बांदा जिले में जमात से जुड़े ऐसे ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। यूपी के बांदा में मरकज की ब्रांच जामिया अरेबिया मदरसा है, जहां भी कोरोना फैलाने की साजिश की गई। इन्होंने ये बात छुपाई कि ये देवबंदी लोग मरकज जमात में नहीं गए थे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने मिनिमम 50 से 55 जो स्टूडेंट वहाँ के छात्र हैं और भी वहाँ के जो लोग हैं उनको हमने चेकअप किया है, इन्वेस्टिगेशन का भेजा है, जो कि नेगेटिव आया है। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल 6 लोगों को प्रशासन ने उठाया। मदरसे कुछ लोग केरल कर्नाटक से हैं। सभी के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए लखनऊ भेज दिए गए। हमारी टीम 24 घंटे मुस्तैद है। 8 घंटे की सभी जगह हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। हमारे अधिकारी लगातार उनको देख रहे हैं, मेरे द्वारा खुद ही। जाहिर है अब जमात के लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना के बारे में आप खुद भी समझें और प्रशासन की बात मानकर मेडिकल टेस्ट के लिए आगे आएं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज फिर कोरोना योद्धाओं पर हमला किया गया। इंदौर के बिनोबा नगर इलाके में सर्वे के लिए गई मेडिकल टीम पर एक स्थानीय गुंडे ने हमला कर दिया। एक और जहां एमपी का इंदौर शहर कोरोना की सबसे भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंदौर के लोग अभी भी मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं। इंदौर के कोरोना योद्धाओं पर 15 दिन में तीसरी बार हमला करने की घटना सामने आई। शनिवार को पलासिया क्षेत्र के बिनोबा नगर में एक बदमाश ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। सुबह 3 महिला कर्मियों की टीम कोरोना को लेकर सर्वे करने पहुंची थी। आरोपी ने एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को धक्का देकर गिरा दिया और थप्पड़ मारे, पत्थर भी बरसाए, बाद में मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले लोगों पर चाकू से हमला किया गया। सर्वे टीम, हाँ बिल्कुल, ये मोबाइल में एक्चुअली डाटा एंट्री मोबाइल पे करनी होती है इनको एप्लीकेशन के थ्रू। तो उस एप्लीकेशन पे जब डाटा एंट्री कर रहे थे तो उसे लगा कि ये किसी को शिकायत कर रहे हैं मेरी, और उसने हमारे मतलब टीम के ऊपर हमला कर दिया। ये बताया जा रहा है कि मेडिकल टीम पर हमले का आरोपी लॉकडाउन के दौरान ऑटो से शराब बेचने का काम कर रहा था।
शुक्रवार की रात इसी बात को लेकर उसका पड़ोसियों से झगड़ा भी हुआ था। सुबह जब सर्वे टीम पहुंची तो उसने हमला कर दिया। एक महिला कर्मी मोबाइल पर डेटा अपडेट कर रही थी। आरोपी को लगा कि वो उसकी किसी को शिकायत कर रही है, इस पर उसने हमला कर दिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। कि उसे लगा कि मोबाइल से इन्होंने पुलिस को सूचना दे दिया, वीडियो बना लिया है, तो उसने इनका मोबाइल ले लिया और एक का मोबाइल पटक दिया चेक करके। ये घटना तो हम लोग पहुंच गए थे वहाँ, वो घर से भाग गया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को इंदौर में कोरोना संदिग्ध को देखने गई मेडिकल टीम पर भी हमला किया गया था। डॉक्टरों को दौड़ा कर मारा गया था और अब एक बार फिर से वैसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। साफ है कि इंदौर के लोगों को भी शायद अभी भी अंदाजा नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे की मुहाने पर आकर खड़े हैं और ऐसे में एक जरा सी भी लापरवाही उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है। यूपी के मेरठ में भी एक कोरोना योद्धा को इतना पीटा गया कि उसका हाथ ही टूट गया। आरोप है कि इस मोहल्ले के लोग जानबूझकर डॉक्टर को अपने इलाके में भगाने के लिए परेशान कर रहे थे। मेरठ मेडिकल कॉलेज के एक कोरोना वॉरियर को कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में बुरी तरह पीट दिया गया। मारपीट में डॉक्टर का हाथ टूट चुका है। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत भटनागर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी कॉलोनी के लोग उन्हें परेशान कर रहे थे और घर छोड़कर जाने का दबाव बना रहे थे। शास्त्री नगर के सेक्टर 6 में रहने वाले डॉक्टर से कोरोना वायरस न फैल जाए, इसके लिए कॉलोनी के लोगों ने पूरे सेक्टर को सैनिटाइज किया। मारपीट और हमले की घटना के बाद से डॉक्टर और उनका परिवार सख्ते में है। उनका कहना है कि कोरोना वॉरियर्स के साथ जब ऐसा व्यवहार होगा तो फिर वो लोगों की सेवा कैसे करेंगे। मेरे साथ हाथापाई करी और दूसरे जो थे फिर उन्होंने प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी वो मेरे देखे इधर हाथ पे मारी है और फिर मैंने 112 पे कॉल किया था। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि डॉक्टर कोरोना मरीज का इलाज कर रहे हैं, ऐसे में डर है कि उनके कॉलोनी में संक्रमण फैल जाएगा। सोसाइटी के लोग पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर के परिवार को परेशान कर रहे थे। डॉक्टर भटनागर ने बताया कि कॉलोनी के रहने वाले जुगल किशोर सहनी और युद्धवीर यादव ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें मारा पीटा। पुलिस इस घटना को आपसी विवाद से जोड़कर जांच रही है। उनका कहना है कि कुर्सी से मारपीट भी कुछ हुई, हाथ में उनके चोट लगी है, तो उनकी FIR अंकित की जा रही है। मैंने भी डॉक्टर साहब से बात किया, उनको लगता है कि शायद उनका ये भी कहना है कि लोगों को लगता है जब से कोरोना हुआ है उनको लगता होगा चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ तो उनको ऐसा ना लगता हो कहीं कोरोना फैला दें। पूरे देश में जहां कोरोना वॉरियर्स को लोग सिराखों पर बिठा रहे हैं, वहीं मेरठ में कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर पर जानलेवा हमला पूरे समाज को शर्मसार करने वाला है। ऐसे में ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि आरोपी जुगल किशोर सहनी और युद्धवीर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जांच के बाद समाज के दुश्मनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोटा में फंसे छात्रों को निकालने के लिए अब आरजेडी नीतीश कुमार को घेर रही है। 100 सेकंड में देखिए क्यों बैकफुट पर है नीतीश कुमार। कोरोना काल में कोटा से यूपी के बच्चों को वापस लाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। हालांकि पहले बिहार सरकार ने यूपी के बसें भेजने के फैसले का ये कहते हुए विरोध किया था कि इससे लॉकडाउन को लेकर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पर अब बिहार में विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि उसे बाहरी राज्यों में फंसे हुए अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है। अब नीतीश कुमार से भी मांग हो रही है कि वो अपने लोगों के लिए बसें भेजें। कोरोना के इस संकट काल में कोटा में लाखों छात्र और प्रवासी छात्र फंसे हुए हैं। इनको बिहार अपने घर लाने की व्यवस्था बिहार सरकार को अविलंब करनी चाहिए। बिहार सरकार भी अब कोटा में बसें भेजने को लेकर दबाव में है, लेकिन फिलहाल वो लॉकडाउन का हवाला देकर इस पूरे मसले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग कर रही है। हालांकि इस बीच सरकार की ओर से साफ किया गया है कि बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर ही मदद की जा रही है, लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले से देश के दूसरे राज्यों पर भी दबाव बनेगा। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे बिहार के लोगों की उम्मीदें नीतीश सरकार से और ज्यादा बढ़ गई है। गुजरात के द्वारका से आई एक महिला की पुकार आप सुनिए। हम लोग फंसे हुए हैं द्वारकाधीश में। अभी हमारे मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू कहलाते हैं नीतीश कुमार, वो कहाँ सोए हुए हैं तेल डाल के। हमारे साथ कितने बुजुर्ग हैं वो मरने लायक हो गए हैं। साफ है कि कोटा में कोरोना रेस्क्यू के बाद बिहार सरकार पर भी दबाव बढ़ा है, लेकिन सच ये भी है कि अगर पूरे देश में ऐसी मांगे आने लगेंगी तो फिर लॉकडाउन का पालन करना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान राजस्थान के कोटा से जो किया गया।
कोटा में फंसे छात्रों को बाहर निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और वहां मौजूद जिम्मेदार लोगों ने सरकार की एक अच्छी पहल पर पानी फेर दिया। लॉकडाउन के बीच राजस्थान के कोटा के अलग अलग हॉस्टल में फंसे छात्रों को निकालने के लिए यूपी सरकार ने 250 बसों का एक कारवां रवाना किया था, लेकिन कोटा से वापस आ रहे छात्रों से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कराई गई। मौके पर मौजूद आला अधिकारी ने पहले तो अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन अब मीडिया ने तस्वीरों का हवाला देकर सवाल किया तो फंसते हुए नजर आए। ये सही है कि इस समय नहीं है, हालांकि बच्चों को इनके जो टीचर्स हैं उनको भी कहा है, पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में लगी है कि बच्चे एक तरफ लग रहे हैं, लेकिन नेचुरली बस में एक साथ चढ़ेंगे तो बच्चे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ये तस्वीर कोटा जिला प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। एक बस में 30 बच्चों को भेजने का इंतजाम किया गया था, लेकिन अलग अलग हॉस्टल में फंसे बच्चों को एक साथ ही बुला लिया गया और देखते ही देखते नजारा किसी बस स्टैंड जैसा हो गया। छात्र झुंड बनाकर जमा हो गए, यानी एहतियात के कोई कदम नहीं उठाए गए। सरकार ने हर बस में यूपी पुलिस के जवान और एक गार्ड की तैनाती की है, लेकिन सबको पता है कि यहाँ कोरोना से बचने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं। सरकार जिला प्रशासन पहल नजर नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल, उसमें बताइए आपका होना ही चाहिए था। प्रयास तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन लड़के बच्चे हैं, भगदड़ मचा रहे हैं। कोटा में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर करीब 25 से 30 हजार छात्र अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा से पहुंची इन बसों से यूपी के 8000 छात्रों को वापस लाया जा रहा है। हालांकि बस में सवार होने से पहले इनकी स्क्रीनिंग जरूर कराई गई, लेकिन जिस बात का खास ख्याल रखा जाना था उसमें कोताही बरती गई। ऐसे में अगर इन छात्रों में किसी तरह का संक्रमण फैला तो आगे क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने चीनी मिल में फंसे लाखों मजदूरों को घर भेजने का ऐलान किया है। 100 सेकंड में देखिए सरकार की इस मुहिम से जुड़ी रिपोर्ट। लॉकडाउन की बढ़ती मियाद के बीच अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी चीनी मिल में फंसे लाखों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का ऐलान किया है, लेकिन इन मजदूरों को कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा, यानी वही मजदूर अपने घर का रुख कर पाएंगे जो कोरोना नेगेटिव पाए जाएंगे। चीनी मिल में फंसे करीब 1,30,000 प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की जानकारी राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने दी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बीच चीनी मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए अब एक राहत की खबर है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि राज्य की तमाम चीनी मिल में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को अब उनके घर भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से ही लगभग 1,31,000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं राज्य में जो चीनी मिलें हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं और वो अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से और राज्य में मंत्री जो है धनंजय मुंडे, उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई है कि अब जितने भी चीनी मिल के मजदूर हैं उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा और ये जिम्मेदारी जो है वो चीनी मिल के मालिक की होगी। इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि इन्हें किसी भी तरह से कोरोना का कोई सिम्टम तो नहीं। कोरोना संकट के बीच पूरे महाराष्ट्र के 38 चीनी मिलों में ये मजदूर अस्थायी आवास में रह रहे हैं। चीनी मिल के मालिकों ने इनके रहने खाने का इंतजाम किया है, लेकिन अब इन्हें घर जाने की इजाजत दी गई है। सरकार के इस फैसले से बीड और अहमदनगर के मजदूरों को फायदा होगा, जो पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों की कोरोना जाँच कराने का जिम्मा भी मिल मालिकों को दिया गया है। पश्चिम बंगाल में एक परिवार का अफवाह के बल पर हुक्का पानी बंद कर दिया गया। लोगों ने परिवार को कोरोना संक्रमित बताया और समाज से बाहर कर दिया। 100 सेकंड में देखिए समाज को शर्मसार करने वाली रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। सैकड़ों की भीड़ गांव में जमा होकर इस परिवार को समाज से निकालना भी चाहती है। ये फैसला उस झूठी खबर के बाद लिया गया जिसमें कहा गया कि गांव का एक बच्चा कोरोना वायरस संक्रमित हो गया। अफवाह ये फैली कि अंगरिया गांव के एक शख्स ने प्रशासन को फोन करके एक बच्चे के कोरोना संक्रमित होने की खबर दी थी। इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा, आशा कर्मी भी पहुंची। इस बच्चे का कोरोना टेस्ट किया गया, बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन अफवाह ने ऐसी आग लगाई कि सैकड़ों की संख्या में लोग गांव में इकट्ठा हो गए। प्रधान के दरवाजे पर दस्तक दी गई, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए कि बच्चा स्वस्थ है। कानून को ताक पर रखते हुए गांव वालों ने बच्चों के परिजनों को सब्जी, पानी और जरूरत का सामान देने से मना कर दिया। बच्चे के परिजन जहां जाते, लोग उनके पीछे पीछे पहुंच जाते। मानसिक दबाव झेल रहा ये परिवार अब कह रहा है कि वो कोरोना वायरस से भले ना मरे, लेकिन गांव वालों के रवैये ने उन्हें जीते जी मार डाला है। जो पड़ोसी कल तक साथ उठते बैठते थे, आज उनके दुश्मन हो गए हैं।
पीड़ित परिवार सलानपुर थाने में जाकर गुहार लगा चुका है। जो लोग परेशान कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि भीड़ के आगे थाना भी बेबस है और कानून को जमीन पर उतारने वाले पुलिस भी लाचार है। घंटों तक तमाशा होता रहा, पीड़ित परिवार अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा। ये कोरोना के कहर का काल है। इस मुसीबत की घड़ी में एक तरफ वो तमाम लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाज का ये चेहरा है जो पश्चिम बंगाल के गांव से आया है, जहां पंचायत से लेकर थाने तक एक परिवार को पेश किया जा रहा है। उसे कोरोना संक्रमित बताकर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, जहां पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जहां प्रशासन मौन है। ये तस्वीर डराने वाली है, सचेत करने वाली है, क्योंकि महज एक अफवाह के बल पर एक झूठी कहानी रची गई, बेकसूर लोगों को सजा दी गई। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कोरोना वॉरियर बन गए। 100 सेकंड में देखिए कैसे उन्होंने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। दिल्ली में कोरोना से पॉजिटिव की संख्या 1750 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालात जो है और आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कह सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मानसरोवर इलाके में, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, और खुद यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी वो खुद मैदान में है और खुद पहुँचे हैं सैनिटाइज करने। आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर वो सैनिटाइज कर रहे हैं। एमसीडी की जो मशीनें हैं उनके द्वारा। देखो, थोड़ा सा लोगों को ये बताना है कि ये काम कोरोना वॉरियर्स का है, तो इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। किसी को लगता है यार मैं ये पकड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, कहीं हमें न हो जाए। कोरोना वॉरियर है, हमें उसको सपोर्ट करना है। और थोड़ा इस बहाने में इंस्पेक्शन कर लेता हूँ, प्रेशर कैसा आ रहा है, दवाइयाँ क्या क्या मिली हैं, सब ठीक चल रहा है, तो इस बहाने लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। यानी कि जो सुरक्षा कहते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं लगे हुए हैं, उनका भी थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। हाँ, उनका उत्साह बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और खुद आगे चल के नहीं लीड करेंगे, कल दूसरे जोन में थे हम, आज दूसरे जोन में हैं, तो ये हमारी कोशिश है कि आगे बढ़ के लोगों को सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है इस समय लोगों की गलियों का। बिल्कुल, ये मनोज तिवारी खुद जो है मैदान में उतरे हैं ताकि जो सफाई कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़े। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट दिल्ली जो एमसीडी है उसकी तरफ से गली गलियों में जाकर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि ये जो संक्रमण है कोरोना वायरस का, इसको फैलने से रोका जा सके। यही कोशिश है, क्योंकि अगर बात करें दिल्ली में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 67 नए मामले सामने आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गजेंद्र के साथ जितिन भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कोरोना के खिलाफ शानदार जंग लड़ने के बाद राजस्थान का भीलवाड़ा अब कोरोना फ्री हो चुका है। 100 सेकंड में देखिए कोरोना को हराने वाली ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा की सड़कों पर लॉकडाउन के नियमों का जिस सख्ती से पालन किया गया, उसी का नतीजा है कि भीलवाड़ा के अस्पतालों में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। भीलवाड़ा में कोरोना के 6 मरीजों के खुलासे के बाद राजस्थान में हड़कंप मच गया था। 6 मरीजों का आंकड़ा भले ही कुछ लोगों को छोटा लग रहा हो, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस आंकड़े को हल्के में नहीं लिया और भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगाते हुए भीलवाड़ा में दाखिल होने के सभी रास्तों को सील कर दिया। और उसके बाद जिले के सभी लोगों की स्क्रीनिंग का फैसला लिया गया था। बिना देरी किए तेजी से उठाए गए कदमों का ही नतीजा ये है कि भीलवाड़ा अब कोरोना फ्री हो गया है। सारे पॉजिटिव केसेस थे वो सभी नेगेटिव आ चुके हैं। 28 में से 2 की पूर्व में मृत्यु हो गई थी और 25 जो हैं उनको हम रिहा कर चुके हैं और बाकी जो 2 बचे थे वो दोनों भी नेगेटिव हो गए हैं। भीलवाड़ा में कोरोना के आखिरी 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 7 अप्रैल को भीलवाड़ा का आखिरी मरीज मिला था। जिन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है उन्हें 14 दिनों तक घर पर क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा न सिर्फ प्रदेश में हो रही है, बल्कि दूसरे राज्य भी अब इस मॉडल को अपने राज्यों में अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भले ही भीलवाड़ा पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका हो, लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं हो सका कि आखिर भीलवाड़ा में कोरोना का संक्रमण कैसे पहुंचा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 अप्रैल तक राजस्थान के कुल 69 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 26 भीलवाड़ा से थे। लेकिन भीलवाड़ा राजस्थान में पहला ऐसा शहर बन चुका है जिसने बड़ी तेजी से कोरोना से जंग को जीत लिया। जहां एक तरफ राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा में लगातार मामले कम होते रहे। अब तो भीलवाड़ा इस जंग को पूरी तरह से जीत चुका है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर भारत में किस तरह की कोशिश हो रही है, CSIR इसमें कितना योगदान दे रहा है, 100 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। आजाद भारत से भी पहले देश में वैज्ञानिक और तमाम तरह के अनुसंधान कर रहे CSIR संस्थान यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के
प्रमुख डॉक्टर शेखर मांडे साहब हमारे साथ हैं। कोरोना वायरस के चलते क्या ज़रूरी है देश में और क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं और किस तरह से वैक्सीन बाज़ार में आ सकती है और कब तक आ सकती है, इस मुद्दे पर बातचीत हम उनसे करेंगे। कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन चल रही है, जो पूरे विश्व में इसके प्रयास चल रहे हैं, वो हिंदुस्तान में भी सॉलिडेरिटी ट्रायल के साथ साथ उसके भी प्रयास हो रहे हैं जी। इसके ऊपर ICMR बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ICMR ने भी इसका काम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा इम्यून बूस्टिंग वैक्सीन होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और इसके लिए दुनिया में माइक्रोबैक्टीरियम बोविस BCG, जिसे हम लोग BCG वैक्सीन कहते हैं, उसके ऊपर प्रयास चल रहे हैं। चीन से जो PPE किट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आ रही हैं, उनमें से 63,000 करीब वो ऐसी निकली कि जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ की अगर गुणवत्ता ना हो तो उसे ना यूज़ करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज भारत में काफ़ी प्रयास चल रहे हैं कि PPE भारत में ही बनाई जाए और काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं कि PPE यहाँ ही बना के अच्छी गुणवत्ता की उसे हम लोग इस्तेमाल कर पाएँ। डॉक्टर शेखर मांडे, जिन्होंने हमें बताया कि वैक्सीन के लिए प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हमें अभी वैक्सीन के लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें समय लगता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।